जय जिनेन्द्र। आगे की क्लास का प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है तिथि पर। हम लोगों ने अभी तक आगमिक समय के आधार से युग किसे कहते हैं वो जान लिया है। युग के कितने वर्ष होते हैं उसको भी देखा, और युग के जो वर्षों के नाम है, जो 5 वर्ष का युग है उसके जो नाम है उसको भी देखा। और जो संवत्सर के विभिन्न प्रकार है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ऋतु और अभिवर्धित, उसको भी डिटेल से समझा है। अब जो हमारा इस टॉपिक का मुख्य बेस है वो है तिथि। इसको काफी आराम से समझना है, क्योंकि ये आगमिक समय है। इसको काफी डिटेल में नहीं करेंगे हम, इसको ब्रीफ में समझेंगे। और ब्रीफ में जो हमारी आगम की बात है उसी को समझना है। यहाँ पर केवल हम वर्तमान की चर्चा नहीं करेंगे। तो जो हमारी आगम की बात है उसके आधार से तिथि किसे कहते हैं, और तिथि में मुख्य 3 चीजें हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो हमारा बेस है वो रहने वाला है इस पे चंद्र संवत्सर। ठीक है, इसीलिए लास्ट टाइम जब हमने किया था तब ये फिर से हाईलाइट किया था कि ये इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे इसका उपयोग होने वाला है। तो चंद्र संवत्सर के आधार से तिथि, और फिर तिथि का जो संबंध है चंद्र की कलाओं से। ठीक है। और तिथि का संबंध इसमें जो उसकी सूर्य से संबंध है उसको भी समझेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए तिथि के लिए आगम में क्या लिखा है, तो मूल आगम में श्री जीवाभिगम सूत्र के अंदर यह लिखा है, चंद्रमा है, उसके 4 अंगुल नीचे क्या है, राहु। कौन सा राहु? नित्य राहु। अब ये राहु केतु वाला राहु नहीं है, नित्य राहु अलग से दिया गया आगम में, जो सदैव चंद्रमा के नीचे रहता है। और चंद्र यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 अंगुल दूर रहकर चंद्र विमान के नीचे चलता है। इस तरह चलता हुआ शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा को प्रकट करता है। मतलब क्या हुआ, शुक्ल पक्ष के अंदर अमावस जैसे है तो अमावस में पूरा चांद ढका हुआ है, तो धीरे धीरे इसको पूर्णिमा की ओर लेके जाता है, मतलब प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे उसे ढककर फिर से उसको पूरा ढक देता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये हुआ शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाना कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आना शुक्ल पक्ष है। अब शुक्ल पक्ष में चंद्र प्रतिदिन चंद्र विमान के 62 भाग प्रमाण बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में 62 प्रमाण भाग घटता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 62 भाग से केवल हम ये अर्थ लेंगे कि समान। ठीक है। इसकी चर्चा हम जब वर्तमान में तिथि की करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे, उसका जो इंजीनियरिंग है वो भी समझेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो फोकस है, ये फोकस है कि आगम के समय पर तिथि की गणना किस प्रकार होती थी, और तिथि को होने में कितना समय लगता था। क्लियर है? तो यही दो हमारे मेन फोकस है। चंद्रमा की कला को भी हम देखेंगे, पर उसकी काफी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए चंद्र संवत्सर में हमने ये समझा था कि चंद्र जो है वो 1768 भाग प्रति मुहूर्त की ओर बढ़ता है, और सूर्य जो है 1830 भाग प्रति मुहूर्त से बढ़ता है। अब ये जो हमारा फोकस है, आप लेफ्ट में देखेंगे, इस पर फोकस है हमारा। तो एक चंद्र का जो महीना है उसमें टोटल जो है वो 30 तिथि है। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे रख देते हैं। अब एक चंद्रमास में टोटल 30 तिथि कैसे है, तो टोटल 30 तिथि इस प्रकार है कि कल्पना से ये दोनों साथ में है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये फिर से साथ में आएंगे तो वो क्या होगा, एक चंद्रमास होगा। ठीक है, वो एक चंद्र का महीना होगा। अब ये अमावस्या की स्थिति है, तो इसके बाद क्या होगा, शुक्ल पक्ष आएगा। तो शुक्ल पक्ष में क्या क्या होगा, एकम, बीज, तीज करके पूर्णिमा तक जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथि। फिर से क्या होगा, कृष्ण पक्ष का एकम, बीज, तीज करके अमावस्या की ओर जाएगा। तो टोटल तिथि कितनी हो गई, 30 तिथि। यानी इस तिथि को बनने में टोटल कितना समय लगता है, तो टोटल समय हमने यहाँ पर निकाला है, तो वो टोटल समय है इतना। ठीक है, तो 30 तिथि को बनने में लगता है कुल समय 29 32/62 दिन, और मुहूर्त में जब बात करेंगे तो वो है 885 30/62। तो अब यहाँ पर हमको एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये सिंपल है। स्थिति है, ठीक है, को बनने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर मुहूर्त लेंगे। अब ये मुहूर्त है 885 30/62। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है कि एक तिथि में कितने मुहूर्त लगते हैं। ठीक है, तो एक तिथि में मुहूर्त ढूंढने के लिए
885 30/62 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो आएगा 29 32/62 मुहूर्त। ये है आगम के अनुसार तिथि में, आगम के समय अनुसार भी नहीं, कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे समझेंगे, पर आगम के समय पर तिथि को, एक तिथि को बनने में निश्चित समय लगता था जो था 29 32/62 मुहूर्त। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट का मीनिंग है अब इसको हवर्स मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 29 32/62 मुहूर्त को, एक मुहूर्त में कितने 48 मिनट है, ठीक है, तो 48 मिनट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हवर्स मिनट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो वैल्यू आती है वो आएगी 23 आवर 36 मिनट और 46 समथिंग सेकेंड्स, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अभी हम उसको खाली कैलकुलेशन से समझ रहे हैं, इसकी इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी, बट अभी के लिए इतना ही समझना है कि एक तिथि को आगम के अनुसार चंद्रमास जो है वो 885 30/62 मुहूर्त का है, उसमें 30 तिथि पूर्ण हो जाती है, तो एक तिथि को बनने में जो समय लगता है वो है 29 32/62 मुहूर्त, यानी उस समय पर हर 23 घंटे 36 मिनट और 46 सेकंड में लगभग तिथियां पूर्ण हो जाती थी। अब क्या ये केवल जैन शास्त्र में ही है? तो जैसा कि पहले कहा है कि आकाश जो होता है वो सभी के लिए एक है, सभी धर्मों के लिए एक ही आकाश है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैनों के लिए अलग आकाश है या बौद्ध धर्म के लिए अलग है या फिर हिंदू धर्म के लिए अलग है। तो उस समय के भगवान के आसपास समकालीन में चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना हुई है, फिर वेदांग ज्योतिष की रचना हुई है, तो इन सब के अंदर आप जब देखेंगे तो लगभग तिथि का जो समय है वो निश्चित ही कहा गया है, उसमें ऐसा नहीं कहा है कि तिथि छोटी बड़ी हो रही है या अन्य कोई भी बात नहीं कही है। पंचवर्षीय युग दिया गया है और पंचवर्षीय युग के साथ तिथि का भी यही वर्णन दिया गया है। तो ये हुई सिर्फ समय निकालने की बात। अब हम जाएंगे उसकी दूसरे कैलकुलेशन पे, जो हम चंद्रमास में हमने दूसरी चीज ये समझी थी कि सूर्य और चंद्र का संबंध है, मतलब सूर्य और चंद्र के रेफरेंस से ही हम आगे बढ़ रहे थे। तो अब वो रेफरेंस जो है वो कैसे निकालना है, तो वो ये चीज है। अब उसको निकालने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि सूर्य की जैसे गति अधिक है और चंद्र की धीमी है, तो हमने पहले वो एनिमेशन से देखा भी है कि धीमे धीमे क्या होगा, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है चंद्र धीमे धीमे पीछे जा रहा है। ये हम देख ही रहे हैं कि चंद्र यहाँ पे धीमे धीमे क्या होगा, पीछे जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 0 यदि मान लिया, ठीक है, तो इससे कुछ समय पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में गैप हुआ। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार ये गैप इतना हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य और चंद्र के बीच में भी गैप धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है। अब हमको दूसरी जो कैलकुलेशन करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे सूर्य चंद्र साथ में थे, ठीक है, अब वो फिर से जब साथ में आ रहे हैं तब दोनों के बीच में अंतर कितना हो रहा है, तो 54,900, सर्कल जितना ही होगा। ठीक है, 54,900, मतलब ये सूर्य चंद्र साथ में है, फिर हमने देखा कि धीमे धीमे क्या हो रहा है, चंद्र पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पीछे गया, फिर थोड़ा और पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर चंद्र तो इधर है, मान लेते हैं सूर्य इधर है, फिर धीमे धीमे क्या होगा, दोनों पास में आएंगे, फिर से साथ में आ जाएंगे, पर क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल को हमने कितना माना है, 54,900। तो सूर्य और चंद्र में जब 54,900 का अंतर होगा तब पुनः साथ में आ जाएंगे। अब जब ये अंतर हो रहा है तब कितनी तिथियां पूर्ण हो जाती है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, चंद्रमास के अंदर हमने 30 तिथि पूर्ण करी, तो यहाँ पर भी हम 30 तिथि पूर्ण कर रहे हैं। अब हमको क्या ढूंढना है कि जब एक तिथि पूरी हो रही है तो सूर्य और चंद्र में कितना अंतर है। ठीक है, सिंपल है, मतलब जब ये दोनों साथ में हैं, अगले दिन सूर्य इधर चंद्र इधर, तीसरे दिन, कल्पना से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा इससे पहले होगा। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पर जब सूर्य पहुंचा तब तो इन दोनों में कितना 27,450 का फर्क हो गया। ठीक है, फिर से पास में जा रहे हैं, तो पास में जाते जाते क्या होगा, फिर से अमावस्या आएगी, यहाँ पर 27,450, तो टोटल 54,900 में 30 तिथि पूर्ण हो रही है, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, और ये है तिथि।
अब हमको ढूंढना है कि एक तिथि में कितना अंतर हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भाग्य करेंगे तो आएगा 1830 भाग का अंतर। मतलब यहाँ पर एक दूसरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इसको हम फर्स्ट वाले से रिलेट करेंगे, बट यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि तिथि को पूर्ण होने में सूर्य और चंद्र के बीच में कुल 54,900 भाग का अंतर आता है। तो एक तिथि जब पूर्ण होती है तब सूर्य और चंद्र के बीच में कितने भाग का अंतर आता है, तो आता है 1830 भाग। अब ये 1830 भाग का अंतर, ये जो है यहाँ पर 1830 भाग का अंतर, ये एकम इसने बनाया। अब दूसरी बार क्या होगा, प्लस 1830, मतलब एक बार अंतर होगा 1830, फिर से 1830, तब होगी बीज, फिर से 1830, तो हो गई तीज। अब आप 1830 इंटू 15 तिथि कर देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा यही 27,450। तो 27,450 में 15 तिथि हो रही है, 54,900 में टोटल 30 तिथि हो रही है। अब तो यहाँ पर हमने संख्या ली, इसको यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या दो संख्या आई, तो हमारे पास आई 54,900, ये भाग यहाँ पर है डिग्री, तो 54,900 है 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे को आया 1830 भाग का अंतर, तो ये कितने डिग्री, तो आएगा 12 डिग्री। आज वर्तमान में जो परिभाषा के रूप में बोला जाता है कि सूर्य और चंद्र के बीच में 12 डिग्री का अंतर हो तब एक तिथि बन जाती है, खैर वो परिभाषा भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना है कि उसको गणना बोलनी है। गणना यानी उसका मैथमेटिक्स है कि सूर्य और चंद्र के बीच में 12 डिग्री का अंतर होता है, उसको एक तिथि बोलते हैं, वो उसकी गणना है, वास्तविक परिभाषा नहीं है। और दूसरी चीज ये बतानी है कि ये नई परिभाषा नहीं है, इसमें कोई नई खोज भी नहीं है, किंतु आगम के पाठों से ये डेरिवेशन काफी स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब 12 डिग्री का अंतर आता है तब एक तिथि पूर्ण हो जाती है। बीच कब पूर्ण होगी, तो 12 इंटू 2 24। अब कोई बोलेगा पांचम, तो 12 इंटू 5 60 डिग्री पर सूर्य और चंद्र के बीच में जब 60 डिग्री का डिफरेंस होगा तब पांचम पूर्ण हो जाएगी। तो उसी प्रकार जब हम पूर्णिमा लेते हैं तो सूर्य चंद्र के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, और प्रत्यक्ष आकाश में भी नजर आता है कि सूर्य और चंद्र 180 डिग्री दूर है। तो ये बेसिक उसका मैथमेटिक्स है कि सूर्य और चंद्र के बीच में 12 डिग्री का जो अंतर है वो आज से 2500 साल पहले भगवान ने भागों के रूप में दिया है। आज भाग को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो डिग्री हम वर्तमान में बोल रहे हैं वो डिग्री उस समय भी हो ही रही थी। और इसी प्रकार एक उदाहरण हमने और देखा जो सूर्य संवत्सर में देखा, कि सूर्य वर्तमान में सूर्य संवत्सर को ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का एक राशि में परिभ्रमण है, वो सूर्य का एक महीना पूर्ण हुआ। पर उस समय के आकाश के अनुसार हमने ये स्पष्ट देखा कि सूर्य यदि 30 डिग्री आकाश के भाग को कवर करता है तो वो सूर्य का एक महीना हो गया। ठीक है, तो अभी फिर से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं जो तिथि का है। तो इसमें हमने दो डेरिवेशन निकाले, अब वो दो डेरिवेशन को कंबाइन करना है। पहला डेरिवेशन क्या था, तो पहला डेरिवेशन था कि एक तिथि को बनने में 23 घंटे 36 मिनट और लगभग 46 सेकंड लगते हैं। दूसरा डेरिवेशन हमारा था कि सूर्य और चंद्र में हर तिथि बनने पर 12 डिग्री के मल्टीपल में उन दोनों के भाग में अंतर हो जाता है। तो जब हम इन दोनों को साथ में समझेंगे तो हम हमको ये समझ आएगा कि सूर्य चंद्र जब एकम करते हैं, मतलब सूर्य और चंद्र में जब 12 डिग्री का अंतर हुआ तब समय कितना लगा उसको, तो 23 आवर 36 मिनट वाला, जो भी अपना। और फिर इसके बाद फिर से 12 डिग्री ऐड हो गया सूर्य चंद्र में। ठीक है, सूर्य को फिक्स कर देते हैं इधर, इसमें कितना समय लगा, तो इसमें भी 23 घंटे 36 मिनट। फिर से 12 डिग्री जब बनी तो क्या हो गई, एकम हो गई, बीज हो गई, तीज हो गई, 23 घंटे 36 मिनट। तो सूर्य और चंद्र को तिथि बनाने में निश्चित समय लग रहा है। आज से 2500 वर्ष पहले निश्चित समय पर तिथि बनती जा रही है, और वो निश्चित समय में सूर्य चंद्र का अंतर भी सेम ही रह रहा है। मतलब सेम का मतलब है कि 12 12 डिग्री पे ही तिथियां बन रही है, और वो 12 डिग्री होने में कितना समय लग रहा है, तो वो फिक्स लग रहा है 23 आवर 36 मिनट। अब ये दो डेरिवेशन हमको शायद काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं जो तीसरा इसका डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पर बात करी चंद्र की कला की। ठीक है, तो अभी तक जो हमने समझा वो जो समझा है वो उसकी गणना समझी है।
अब जब हम तिथि की कोई परिभाषा पूछेगा, फिर से मैं यही रिपीट करूंगा कि इसकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम आगे करेंगे वर्तमान में, पर अभी के लिए केवल ये जानकारी रखनी है। इस चित्र में जो ये वास्तविक चंद्र का चित्र है उसमें आपको यहाँ पे डिविजन्स मिल रहे हैं। अब हमको ये पता है कि अमावस्या पे जो चंद्र है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, और पूर्णिमा पे पूरा हमको नजर आता है चंद्र, ठीक है। तो ये पूरा जब नजर आता है, ये 0 to 15, तो ये हम इसको पूर्णिमा बोल देते हैं। पर यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं वो नंबर है हर चंद्रकला की रिप्रेजेंटेशन जो उस तिथि को बताती है, ठीक है। मतलब 0 to 1 यानी 0 से जब चंद्र 1 तक खुलेगा तो एकम समाप्त। जब 1 से 2 तक चंद्र आगे बढ़ेगा तो बीज समाप्त। जब चंद्र 2 से 3, मतलब ये आपको याद रखना है कि इतना ही है उसमें, ठीक है। 3, फिर यहाँ से 4। अब यहाँ पर चंद्र जब यहाँ 7 से 8 बढ़ रहा है तो वो हो गई अष्टमी। फिर 14 से 15 एकदम नजर नहीं आ रहा है, वो है पूर्णिमा। अब उसी तरह से जब वो यहाँ से ढकने लगेगा, ठीक है, तो जैसे ही उसने 0 to 1 ढका, कृष्ण पक्ष की एकम, फिर 0 to 2 यानी 1 से 2 टोटल ढक दिया है तो बीज। इसी प्रकार जब वो 7 से 8 ढक रहा है तो अष्टमी, ठीक है। तो ये है तिथि का चंद्र की कला के साथ संबंध। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, उसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं कि हमने जो पहले चर्चा करी वो तो समान भाग है, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सब असमान दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब असमान दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है उसकी चर्चा हम वर्तमान के अंदर जब तिथि के बारे में चर्चा करेंगे तब करेंगे। पर अभी के लिए हमने दो चीजें यहाँ पर अलग करी है। क्या अलग करी है? तो वो है सबसे पहले तिथि का चंद्र की कला के साथ संबंध है। मतलब चंद्र कला को बनने में जो समय लगता है उसको तिथि कहते हैं। और दूसरी हमने उसकी गणना अलग करी है। उसका मतलब है कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब जब 12-12 डिग्री का अंतर आएगा तब एक तिथि बनती है। तो ये हमने समझा अभी कि शुक्ल पक्ष में 0 से 1 उसको एकम वगैरह बोलते हैं। अब संक्षिप्त सार यहाँ पर ये दो चीजों का है कि निश्चित चंद्रकला से चंद्र आकृति को बनने में लगने वाला समय वो है तिथि की परिभाषा। और सूर्य और चंद्र के बीच जब जब 12-12 डिग्री का अंतर आएगा वो है तिथि की गणना पद्धति। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, वो ये है ये 0 to 1, ठीक है। ये 0 to 1 इसको यहीं पर समझेंगे। वही हमारा जो एग्जाम्पल है उसी से कि ये सूर्य और चंद्र साथ में है अभी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ही सूर्य और चंद्र में 12 डिग्री का अंतर हुआ, ठीक है, तो 12 डिग्री का अंतर होते ही 0 to 1 कंप्लीट, ठीक है, ये खत्म। ठीक है, अब 0 to 2, यहाँ पे 24 डिग्री, 0, ये 1, ये 2, ठीक है। चंद्र जब टोटल, ये टोटल 24 डिग्री दूर हो गया तो ये 1 to 2 जो चंद्र की कला है वो पूरी ओपन हो गई है। अब मैं सपोज ये ले लूँ कि यहाँ से ये 96 डिग्री, ये सूर्य ये चंद्र, मतलब क्या हुआ, 12 into 8, यानी चंद्र, ये शांतम से जो आंटम की कला है, चंद्र इतना ओपन हो चुका है, मतलब अष्टमी समाप्त। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। ये इसकी हो गई परिभाषा, ये उसकी हो गई गणना, ठीक है। परिभाषा काफी स्पष्ट है, तिथि का चंद्रकला के साथ संबंध है। और उसकी गणना काफी स्पष्ट है कि हर तिथि पर जो तिथि है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना सूर्य और चंद्र के बीच में अंतर होगा। और पिछली तिथि से यदि हम देखेंगे तो सूर्य और चंद्र में 12 डिग्री का अंतर और बढ़ेगा। अब एक और मुख्य बात है, निर्णय तिथि का उस दिन के लिए निर्णय कैसे करना। तो तिथि में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी जितनी आराधना होती है वो दिन से होती है, ठीक है। मतलब यदि हम दिन को समझे तो दिन का अर्थ क्या है कि ये सूर्य उदय है, ये अगला सूर्य उदय है। तो हमारे
जितने व्रत होते हैं, उपवास किया, एकाशन किया, आइंबिल किया, तो वो क्या होता है, सूर्य उदय से सूर्य उदय होता है। ठीक है। तो अभी कौन सी ऐसे रेफरेंस पॉइंट है जिस पर मैं तिथि को मानूं, तो मैं उस दिन, उस पूरे दिन को मैं ये बोलूं कि ये तिथि है। ठीक है। आज जनरल में, आज के पंचांगों में वगैरह में सूर्य उदय को रेफरेंस लिया है। ठीक है। अब वो सही है नहीं है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अभी कुछ परंपरा ऐसी है जिसने सूर्य अस्त को महत्व दिया है, मतलब ये तो सूर्य उदय से सूर्य उदय यानी ये 24 घंटे हो गया। अब कुछ परंपरा क्या बोल रही है कि हम सूर्य अस्त पे करेंगे, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय पर, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पर जो तिथि है वो पूरे उस दिन की तिथि है, सूर्योदय से सूर्योदय के लिए वो तिथि मानेंगे। अब यहाँ पर हम केवल ये समझेंगे कि ये जो तिथि बन रही है, तो हमने क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि तिथि केवल सिर्फ 23 घंटे और 36 मिनट की है, और हमारा दिन कितना है, हमारा दिन तो 24 घंटे का है। ठीक है। तो अब रेफरेंस पॉइंट कब कब रिपीट होंगे, यदि कोई सूर्य उदय का लेता है, कोई सूर्य अस्त का लेता है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, तो वो हर 24 घंटे पे रिपीट होगा। ठीक है। मतलब ये एक रेफरेंस, ये एक रेफरेंस लेते हैं, ये एक रेफरेंस, ये एक रेफरेंस। ठीक है। ऐसे कई सारे रेफरेंस है हमारे। और इसके सामने जब हम तिथि को लेंगे, तो तिथि क्या है, तिथि यहाँ चालू होगी, यहाँ खत्म होगी, फिर इसके पहले खत्म होगी, फिर इसके पहले, हर दिन लगभग 24-24 मिनट तिथि कम होते जाएगी। मतलब पहले दिन 24 मिनट, फिर अगले दिन 48 मिनट। तब एक दिन क्या होगा, तो एक दिन ये होगा, दोनों रेफरेंस पॉइंट, मतलब मेरा ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, आर आर, पर मेरी जो तिथि है वो इन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है। मतलब मेरी तिथि, ये मान लो कि 12 मिनट, ये 12 मिनट, जो 24 मिनट हमको छोड़ने हैं, और ये हमारी तिथि है। तिथि तो वही है हमारा 23 आवर 36 मिनट, और ये हमारे रेफरेंस पॉइंट जो है 24 आवर्स का है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, तो इस सिचुएशन में जो हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से निर्णय कर रहे थे, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने स्पर्श किया इधर, तो ये इस दिन, मतलब इसको हम एकम मान ले, तो ये मेरा पूरा दिन एकम का हुआ। ठीक है। अब अगले दिन इसने रेफरेंस पॉइंट टच किया बीच का, तो ये मेरा पूरा दिन बीच का, मतलब ये पूरा दिन बीच का। अब यहाँ पर इसने ये तीज को टच किया है, तो ये मेरा पूरा दिन तीसरा वाला तीज का। ये इस तरह बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया, उदाहरण से ये मान लेते शांतम चल रहा था। ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट पे शांतम ने टच कर दिया, तो मेरा ये वाला जो दिन है वो तो शांतम का हो गया। अब अगले दिन जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यानी ये वाला, इस पे क्या स्पर्श हुआ है, तो ये तो अष्टमी हो गई, बीच में चली गई। ठीक है। यहाँ पर तो मेरा नम चालू, ये जो आप देख रहे हैं वो नम है, तो ये नम हो गई। तो बीच में अष्टमी ने दोनों का स्पर्श नहीं किया, किसका, इस रेखा का भी, इस रेफरेंस पॉइंट का भी, और इस रेफरेंस पॉइंट का भी। तो जब कोई तिथि दोनों दिन के रेफरेंस पॉइंट को टच नहीं करे, तो उसको बोलते हैं तिथि क्षय, सिंपल भाषा में। ठीक है। अब क्योंकि आगम के समय पर तिथि केवल 23 घंटे और 36 मिनट की होती थी, तो केवल तिथि क्षय का ही नियम था, तिथि वृद्धि का कोई नियम नहीं है। तिथि वृद्धि का अर्थ क्या होगा, सिंपल भाषा में अभी समझेंगे, और उसको डिटेल में बाद में समझेंगे कि तिथि वृद्धि में क्या होगा। कि तिथि वृद्धि में ये होगा कि उसने इन दोनों का स्पर्श कर लिया, सॉरी, उसने इन दोनों रेफरेंस का स्पर्श कर दिया। जैसी दोनों रेफरेंस स्पर्श करेगी, तो इस दिन भी वो तिथि है, इस दिन भी वो तिथि है, तो वो तिथि वृद्धि हो गई। तिथि वृद्धि आगम में नहीं है, उसको अभी हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं समझेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का यही है कि अभी जो हम समझ रहे हैं वो है तिथि क्षयी, क्योंकि 23 घंटे 36 मिनट की तिथि है, तो वो 2 दिन के रेफरेंस पॉइंट को टच नहीं करती किसी दिन 24 घंटे को। तो आगम में केवल तिथि क्षयी का ही कॉन्सेप्ट है। आगम के समय पर, भगवान के समय पर, आज से 2500 वर्ष पहले केवल तिथि क्षयी होती थी, तिथि वृद्धि नहीं होती थी। ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली हमने समझा। अब यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है कि जो 24 घंटे से कुछ समय की है ये तिथि, इसलिए उस समय केवल तिथि क्षयी का भी नियम था। और क्योंकि 24 घंटे को लांगती नहीं, इसलिए तिथि वृद्धि का कोई नियम नहीं मिलता। तो कॉन्सेप्चुअली हमको चीजें समझनी है, आगमिक समय के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने समझे उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमने तिथि में स्पष्ट रूप से समझा कि तिथि का संबंध चंद्र की कला से है। चंद्र की जैसे जैसे कला बनती है, वैसे वैसे तिथि को जो समय लगता है उस समय में वो तो तिथि को जो समय लगता है उसको हमने देखा चंद्र की कला के साथ। अब इसके पश्चात हमने ये देखा कि हर कला को
हर तिथि की जो कला है उसको बनने में लग रहा है 23 घंटे 36 मिनट और लगभग 46 सेकंड आगम के समय पर। उस समय सूर्य और चंद्र के बीच में 12-12 डिग्री का अंतर भी हमको देखने मिला। और इसके बाद हमने ये भी समझा कि रेखा किसे कहते हैं। एक ऐसा निश्चित समय दिन का कि जिस जिस समय पर वो तिथि हो तो उस दिन की उस तिथि को लेना, ये रेखा की डेफिनेशन हो गई। कोई सूर्य उदय लेता है, कोई सूर्य अस्त लेता है। अब क्या वास्तविक रेखा है आगम की, ये भी हमारे एक चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो क्योंकि कोई भी रेखा लेंगे दिन का, जैसे पहला प्रहर भी लिया या नवकारसी ली, तो नवकारसी टू अगले दिन की नवकारसी 24 घंटे लगभग। पहला प्रहर लिया पूर्सी का, वो भी अगले दिन लगभग 24 घंटे में। तो कोई भी रेफरेंस लिया दिन का, तो उस रेफरेंस के हिसाब से जो हमारी तिथि होती है, अगर वो दोनों पॉइंट को टच नहीं करेगी, दोनों रेफरेंस पॉइंट को, उस रेखा को स्पर्श नहीं करेगी, तो वो तिथि क्षय होगी। तो ये सब चीजें हमने कॉन्सेप्चुअली समझी। आगे और भी जो आगम के समय के सिद्धांत है उसको समझेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र।